हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो देखिए, हमारे वीडियो लेक्चर में टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों ही जो सब्जेक्ट है, दोनों ही जो बुक्स हैं आपके, उसमें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर ये टॉपिक जो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दे रखा है, और मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर आपके ये जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दे रखा है। तो इट मीन्स ये ऐसा टॉपिक है जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के अंदर क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, इसके बारे में हमने पढ़ा है सबसे पहले कि स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है, देन हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या चीज़ होती है, उसके बाद में हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हमने वहाँ पे पढ़े हैं। देन हमने प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था। ठीक है, अब उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी, मतलब इसकी उपयोगिता देखने वाले हैं कि ये प्रोसेस जो है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आपके कहाँ पे यूज आती है। क्लियर है? तो देखिए, इसकी अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें, अगर इसकी उपयोगिता की बात करें, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ आपके सामने। स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग है आपके, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल, कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्री, एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्री, एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्री वेयर, जहाँ पे वेयर द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, वेयर द प्रोडक्ट आर क्या होंगे, वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक समान जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब समान यूनिट्स के अंदर जो है वो वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनते हैं। होमोजीनियस या एंड क्या हो, रिपीटेटिव हो, एंड रिपीटेटिव ठीक है, तो ये मैंने लिखा है आपके सामने कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्री वेयर क्या हो, द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस हो, समान प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बनती हो, समान प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं एक समान। ठीक है, एक समान जो है वो वस्तुएं बनती हो, और रिपीटेटिव, और जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या हो, रिपीटेटिव हो। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और छोड़ दिया। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम, कंटिन्यूसली बनाते जा रहे हैं, और बिल्कुल एक समान जो प्रोडक्ट्स है, एक जैसे प्रोडक्ट जो है वो हम बनाते जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये क्या होगा, वहाँ पे आपके ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एक समान, एक जैसे यूनिट्स में बनते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, और बार बार वो प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं, रिपीटेटिव प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? अगर देखिए, अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कि क्या करती है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, या अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर बार जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो डिफरेंट होगा, तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी स्टैंडर्ड को सेट नहीं कर सकते। इसलिए ये जो मेथड है वो उन्हीं इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल होगा जहाँ पे प्रोडक्ट आपके क्या होगा, होमोजीनियस होगा, और वहाँ की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसी होगी, रिपीटेटिव होगी। क्लियर है? तो ये इसकी उपयोगिता, इसकी एप्लीकेबिलिटी आपने देख ली है, कहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर है? अब हम करेंगे आगे, इसका आगे देखिए हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देखिए, अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रमाप लागत विधि के क्या क्या लाभ हैं, ये इसके जो इम्पोर्टेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, किस जगह पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ऐसा क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करें, इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस की बात करें, या हम पहले अगर इसके लाभ की बात करें, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रमाप लागत विधि के लाभ। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहला पॉइंट आता है एफिशिएंट। क्या हो जाता है, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है इसमें, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल होता है, हिंदी में हम कह सकते हैं कुशल लागत नियंत्रण। ठीक है, कुशल लागत
नियंत्रण। तो देखिए कुशल लागत नियंत्रण, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल। अब देखिए आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड को यूज़ कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड बना रहे हो, उसके एक्चुअल से कंपैरिजन कर रहे हो, आपको डिफरेंस जो है, वेरिएंस जो है वो आपको पता चल रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंस पता चलने के बाद में आप एक्शन ले रहे हो, जो उस डिफरेंस है, जो वेरिएंस है, उसको कम करने का ट्राई कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में रहेगी, आप जितनी चाहे उतनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या होगा, वेरिएंस का पता होगा, वेरिएंस के रीजंस का आपको क्या होगा, पता होगा। तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, कुशल तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड आएगा आपके सामने एलिमिनेट्स वेस्ट। क्या आएगा, एलिमिनेट्स वेस्टेज, ठीक है। वेस्टेज भी कह सकते हैं, जो आपका वेस्टेज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपको पता नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में हम लिखेंगे इसको क्षय में कमी, क्षय में कमी, ठीक है। हिंदी में जो वेस्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्षय बोलते हैं। तो जो आपका वेस्टेज होता है, आपको पता चल गया कि जो हमारा वेरिएंस है वो वेस्टेज की वजह से होता है। हो सकता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्लांट में आपके मटेरियल चिपक रहा हो, ठीक है। लेबर जो है वो टाइम को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, आइडियल टाइम उनका ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। तो आपको अगर रीजंस पता चल रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंस है वो क्यों हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। पता लग गया आपको कि सपोज करो आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा आने के क्या रीजंस हैं। आपने सोचा तो था, स्टैंडर्ड जो बनाया था लेबर कॉस्ट का वो तो कम था, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ गई। तो वो ज़्यादा क्यों आई है, आपने उसका पता किया तो आपको पता चला कि आपकी जो लेबर है वो फ्री बैठे रहते हैं, ठीक है। वो आइडियल टाइम कर रहे हैं, वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मटेरियल का भी होता है, मटेरियल में भी क्या होता है कि आपको वेस्टेज पता चल जाता है, उसका रीज़न पता चल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड बोल रहे हैं इजी टेंडर प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। इजी क्या करेंगे हम, इजी टेंडर प्राइस जो होती है, ठीक है। टेंडर प्राइस को हम और क्या क्या कह सकते हैं, टेंडर प्राइस, इजी टेंडर प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो जो टेंडर प्राइस है, टेंडर प्राइस को हम क्या कह सकते हैं, कोटेशन प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। जो टेंडर्स होते हैं, जो टेंडर हम बनाते हैं, किसी काम को करने से पहले ही किसी इंसान को उसकी कॉस्ट बता देना, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई कस्टमर आया, आपको बोला है कि मुझे एक केक बना के दे दीजिए, ठीक है। केक का एग्जांपल चलेगा हमारे, लास्ट तक चलेगा इसमें, जब तक ये पूरा चैप्टर चलेगा तब तक चलेगा आपके, ठीक है। तो जो आपने के पास एक कस्टमर आया और कस्टमर आकर के आपको बोलता है कि मुझे एक केक बना के दे दीजिए। आपने बोला कितने का बनाना है, कितना क्वांटिटी का बनाना है, तो उसने बोला कि 1 kg का बना दीजिए, ठीक है। तो आपने 1 kg का केक जो है आपने बनाने की उसको पूरी की पूरी कॉस्ट बता दी, ठीक है। अभी बनाया ही नहीं आपने, आप पहले ही बता दोगे। आप जाते हो कभी केक खरीदने के लिए, तो आप अगर बनवाते हो, आपका कस्टमाइज केक बनवाते हो, तो आपको जो उसको केक को बनाने से पहले ही वो लोग बता देते हैं कि इस केक को बनाने में इतनी कॉस्ट लगने वाली है या आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या होती है, टेंडर प्राइस। इसी तरह जो आपके कंस्ट्रक्शन वाले जो प्रोसेस होती है, जैसे कि आप कहीं पे रोड्स बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन में बन रही है, हाउस बन रहा है, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या होता है, टेंडर डिसाइड होते हैं। बिल्डिंग वगैरह बनती है तो टेंडर क्या होता है कि आप उसको प्रोडक्शन किया ही नहीं है, आपने उस चीज़ को बनाया ही नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, उससे पहले ही उसकी कॉस्ट को आपने कैलकुलेट किया और पूरा का पूरा कितने प्राइस में वो चीज़ बनने वाली है वो आपने बता दिया। इसको हम कोटेशन प्राइस भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये है इजी टेंडर प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखिए जो टेंडर प्राइस आप डिसाइड करो, इसको हिंदी में लिख देती हूँ मैं। हिंदी में हम इसको लिखेंगे निविदा मूल्य निर्धारण में सुविधा। निविदा मूल्य बोलते हैं टेंडर को हिंदी में, ठीक है। निविदा मूल्य निर्धारण में क्या आ जाती है, सुविधा आ जाती है। निर्धारण में सुविधा।
अब देखिए क्या होता है, कैसे सुविधा होगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, कैसे उसमें क्या होगा, सुविधा कैसे होगी उसमें। तो देखिए आपने क्या किया, स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड बनाने के बाद में आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो डिसाइड कर रखी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आप लोग क्या करोगे, अपना प्रॉफिट ऐड करोगे और उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जब कॉस्ट ही डिसाइड है और कॉस्ट में हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे सामने हमारी टेंडर प्राइस होगी, क्लियर है। और हम फिर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम किसी भी तरीके से उस स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हम एक्चुअल कॉस्ट नहीं रखें, तो आपके वो टेंडर प्राइस बिल्कुल क्या रहेगी, एक्यूरेट रहेगी, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टेंडर प्राइस है उसके डिटर्मिनेशन में आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास पहले से ही कॉस्ट अवेलेबल होती है उस चीज़ को बनाने की, क्लियर है। कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये हम पहले ही क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो इस वजह से हम टेंडर प्राइस को ईजिली क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपके सामने है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे आप रिसोर्सेज का जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस को क्या करोगे, यूज़ करोगे। बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हिंदी में हम लिखेंगे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ठीक है। तो ये क्या होगा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा आपके रिसोर्सेज का जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस को यूज़ करोगे। आप किसी भी तरीके से कॉस्ट को ज़्यादा नहीं होने दोगे, उस पर कंट्रोल रखोगे, तो आप रिसोर्सेज का क्या कर सकते हो, बेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल जो है, मटेरियल के स्टैंडर्ड सेट करोगे और क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे ज़्यादा हम एक्चुअल कॉस्ट कभी भी ना लाएं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हम रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, वेस्टेज में क्या आती है, कमी आती है, क्लियर है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए हैं, और भी पॉइंट है इसके, तो वो मैं आगे लिखती हूँ। पॉइंट नंबर 5 आपके क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। लागत में क्या आती है आपके, कमी आती है, ठीक है। लागत में कमी होती है, इससे लागत में कमी होती है, ठीक है। लागत में कमी कैसे आती है, इससे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, स्टैंडर्ड बना रहे हो, सारा कुछ आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन कर रहे हो, वेरिएंस निकाल रहे हो, उस वेरिएंस का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने को ट्राई कर रहे हैं, कॉस्ट का रिड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज होती है, कम से कम लागत आती है, ताकि जो वेस्टेज है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप पेड करते हो, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप लगाते हो, वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। इस वजह से आपकी कॉस्ट इसमें क्या रहती है, मिनिमाइज रहती है, अगर आप ये प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की यूज़ करते हो तो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल को हिंदी में हम बोलते हैं किस्म नियंत्रण, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो देखिए स्टैंडर्ड प्रोसेस, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस को जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो सेट किया है स्टैंडर्ड, बस हम बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करें, ठीक है। स्टैंडर्ड में जो भी ऊपर नीचे जो हम जा रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, कम से कम करने का ट्राई करते हैं। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग में डिफरेंस बहुत कम चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो ईच एंड एवरी यूनिट्स बन रही है, वो ईच एंड एवरी यूनिट्स क्या बनती है, बिल्कुल प्रॉपर बनती है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी जैसा आपने सोचा है। तो इससे क्या होता है, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो होने लग जाता
जाता है, जो चीज़ें बनती है बिल्कुल एक समान बनती है, बिल्कुल एक जैसी बनती है। अब देखिए आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है हमने यूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि आप माज़ा यूज़ करते हैं, माज़ा पीते हैं, ठीक है। तो माज़ा पीते हैं तो कभी ये देखा है आपने कि एक बॉटल में पिया तब थोड़ा मीठा ज़्यादा था, सेकेंड बॉटल जब हमने ट्राई किया तो उसमें थोड़ा मीठा कम था, ऐसा हमने कभी देखा है? कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इसके स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। तो हर टाइम जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल सिमिलर ही बनेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। कभी आपने देखा है क्या, कभी किसी चीज़ को आप ट्राई करते हो तो वो बिल्कुल एक जैसी होती है, एक पैकेट में जो चीज़ आ रही है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट दूसरे पैकेट में भी होता है। तो ये क्यों हो पाता है? ये आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से ही हो पाता है, क्योंकि हर चीज़ का स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है। क्लियर है? तो इससे आपके क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। बिल्कुल एक जैसी चीज़ें बनती है, क्वालिटी बिल्कुल क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है, कोई भी जो चीज़ है वो डिफेक्टिव नहीं होती है। क्लियर है? फिर बात करते हैं हम 7 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके नॉलेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी। ठीक है, नॉलेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी, हमें जो हमारे लेबर्स हैं उनकी एफिशिएंसी का भी क्या करते लगता है, पता लग जाता है। ठीक है, कैसे पता लगता है? देखिए एक बार हिंदी में लिख देती हूँ, श्रमिकों की दक्षता का ज्ञान। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम? श्रमिकों की, जो श्रमिक है हमारे, श्रमिकों की दक्षता का ज्ञान, वो कितने काम करने में कितने एफिशिएंट है, वो लोग कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें पता लगती है। क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये थोड़ी है कि हम सिर्फ मटेरियल के बारे में ही सोच रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जितने भी आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपके मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाता है, एक्सपेंसेस आ जाता है, सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, सबके स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबके स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होता है तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो लेबर फोर्स है वो कितना काम करने में एफिशिएंट है। ठीक है, आपने सोचा तो था कि ये इतना काम कर सकते हैं, ये 42 घंटे, 48 घंटे या फिर 50 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग 50 घंटे काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 45 आवर्स ही काम कर पाते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो लेबर फोर्स है वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम पता लगा सकते हैं किससे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। फिर पॉइंट नंबर 8 की हम बात करते हैं। 8 बोल रहा है हेल्प्स इन प्लानिंग। क्या हेल्प्स करता है ये किसमें? इन प्लानिंग। ये मैनेजर लोगों के लिए है, जो मैनेजर लोग प्लानिंग करते हैं, जो नियोजन करते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं नियोजन में सुविधा। नियोजन आपने देखा ही होगा, नियोजन क्या है? नियोजन आपके मैनेजमेंट का क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो नियोजन में क्या आती है? नियोजन में आपको मिलती है सहायता। यहाँ आ जाएगा, नीचे लिखते हैं नियोजन में क्या मिलती है? सहायता। अब देखिए हेल्प्स इन प्लानिंग करने में क्या करता है? मैनेजर्स की हेल्प करता है। लोग, जो मैनेजर्स लोग कोई डिसाइड करते हैं, कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट के लिए या नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए, तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो वो उनको क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, हमने क्या देखे हैं? इसके एडवांटेजेस देखे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज, क्योंकि देखिए अगर इसके एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता ही है। तो हम डिसएडवांटेज के बारे में अभी देखते हैं। तो देखिए अभी हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप लागत निर्धारण की सीमाएं। ठीक है, हम इसको डिसएडवांटेज नहीं कह सकते या फिर हम इसको हानियां नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें क्या होने वाला है? बेनिफिट ही हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि इससे लॉस होगा या फिर इससे हानि होगी। इसलिए हम इसमें क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लिमिटेशन वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो लिमिटेशन वर्ड देखते हैं हम कि क्या क्या लिमिटेशन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सीमाएं क्या क्या है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन आती है वो आती है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके शोध और अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। शोध एवं अनुसंधान, इसके अंदर देखिए हम क्या बताएंगे? शोध एवं अनुसंधान,
अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आप यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस को आप एप्लीकेबल करोगे बिजनेस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में आपको रिसर्च करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में शोध करवाना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी आपको करना पड़ सकता है। तो जो ये रिसर्च और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये आपके क्या है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हम कह सकते हैं, एक एक्सपेंसिव और टाइम पेरिंग प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें श्रम चाहिए, पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम पेरिंग प्रोसेस है, आपके मनी इसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप मार्केट में रिसर्च करवाओगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करोगे, और बिजनेस के अंदर भी आप प्रोडक्शन हाउस में भी अपना इन्वेस्टिगेशन करोगे कि हमने अब तक जो प्रोडक्शन किया है कितना, किस तरीके से हमारी कॉस्ट रही है। तो इन सब चीज़ों में क्या लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, ठीक है। फिर बात करें हम सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट सर्विस, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट सर्विस। देखिए यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस को यूज़ करते हो या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ करते हो, तो आपको क्या चाहिए होगी, एक्सपर्ट्स की सर्विसेज चाहिए होगी। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स आपको चाहिए होंगे। यहाँ पे हिंदी में हम लिख सकते हैं विशेषज्ञों की क्या चाहिए, सेवाएं चाहिए, विशेषज्ञों की सेवाएं। अब देखिए विशेषज्ञों की सेवाएं क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, जैसा इसका नाम है स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बिल्कुल इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्यों, ऐसा नहीं है कि चलो सोच लो ना कुछ भी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते ऐसे। उसमें क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी मतलब बेटर सर्कमटेंसेस की क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, और बेटर सर्कमटेंसेस के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट के अंदर, कितने मटेरियल में, कितने लेबर में और कितने एक्सपेंसेस में बन सकता है, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो उन एक्सपर्ट्स को फिर क्या देनी पड़ती है, हमें सैलरी देनी पड़ती है, उन्हें फीस देनी पड़ती है, तो वो भी क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। और एक्सपर्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है, ठीक है। तो ये हम लिमिटेशंस के अंदर डाल सकते हैं पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है अनइकोनॉमिकल, ठीक है। ये कैसा है प्रोसेस है आपके, अनइकोनॉमिकल। अभी आपने देखा है इसमें अनइकोनॉमिकल, जिसको हम हिंदी में अनार्थिक कहते हैं, अनार्थिक जो आर्थिक नहीं है आपके लिए, ठीक है, अनार्थिक है। अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या चाहिए, आपको रिसर्च करवाना, इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट की सर्विसेज चाहिए होगी, ठीक है, और ये सब करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो ये इसलिए आपकी क्या हो जाती है, अनइकोनॉमिकल प्रोसेस हो जाती है, और हो सकता है सभी बिजनेस के लिए ये सूटेबल भी नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, अनइकोनॉमिकल, इसमें ज़्यादा पैसा लगने वाला है, सामने दिखते वाली बात है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नॉट यूज़फुल फॉर ऑल इंडस्ट्री, ठीक है। ये सभी के लिए नॉट यूज़फुल है, नॉट सबके लिए नहीं है, ठीक है, नॉट यूज़फुल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। सभी उद्योगों के में उपयोगी नहीं है। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देती हूँ, सभी, इसकी विजिबिलिटी ठीक है, सभी उद्योगों में उपयोगी नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है वो आपके सभी तरह की इंडस्ट्री के अंदर, सभी, ऐसा नहीं होता है कि सभी इंडस्ट्री एक जैसा काम करती है। देखिए सभी इंडस्ट्री में अलग अलग तरह का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सब में ये एप्लीकेबल हो जाए ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने काम के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन में ही काम आती है। कैसे प्रोडक्शन फंक्शन में, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस हो और रिपीटेटिव प्रोडक्शन प्रोसेस चलती हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो ये आप इसके अंदर 4 लिमिटेशंस बता सकते हो। इसकी चारों लिमिटेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये है इसकी लिमिटेशंस।
तो अब देखिए इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है आपके टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेसिक के अंदर आपके जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बेसिक जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखा है ना, उसके अंदर लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के प्रमाप के क्या है, प्रकार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रमापों के प्रकार। ठीक है, तो प्रमापों के प्रकार जो है, स्टैंडर्ड के टाइप्स जो हैं वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए पहला जो टाइप अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर आ जाता है आइडियल। ठीक है, आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में हम इसको कहेंगे आदर्श प्रमाप। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे आदर्श प्रमाप। तो देखिए आदर्श प्रमाप क्या होता है, आदर्श प्रमाप एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है या ऐसा हम कह सकते हैं प्रमाप होता है जिसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, उसकी बहुत कैलकुलेशन कैसे की जाती है, बहुत ही आइडियल कंडीशन के अंदर। ठीक है, बहुत ही आइडियल सर्कमटेंसेस, कुछ जो बेहतरीन परिस्थितियाँ होती है, उस बेहतरीन परिस्थितियों में जिसकी कैलकुलेशन की जाती है वो आपके कहलाता है आइडियल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आइडियल स्टैंडर्ड आपको पता चल गया, जो कि जिसकी गणना कैसे होती है, बिल्कुल आदर्श परिस्थितियों में ली जाती है। ठीक है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन जो होते हैं अपने कुशलतम स्तर पर काम करते हैं, मतलब आपके जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, वो सारे बेहतरीन कंडीशन के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रहे होंगे। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप कोई स्टैंडर्ड बनाते हो तो वो स्टैंडर्ड आपके क्या कहलाएगा, आइडियल स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सेकंड आपके आ जाएगा इसमें एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या आएगा, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो सेकंड आपके सामने आएगा, नेक्स्ट है आपके एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित प्रमाप, अपेक्षित प्रमाप। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है, जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है वो क्या चीज़ होगी, तो ये आपके क्या हो सकते हैं, ये ऐसे स्टैंडर्ड हो सकते हैं जिनकी जो कैलकुलेशन है या जिनका जो सेटिंग है वो हमने करंट कंडीशन के अंदर की है। ठीक है, इनको हम करंट स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं, मतलब अभी जैसी कंडीशंस चल रही है बिजनेस के अंदर, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने क्या बनाया है, स्टैंडर्ड बनाया है, तो वो आपके क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कहलाएगा, जो कि करंट कंडीशन पर बेस करेगा। और ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म आपके रहेगा, तो ये शॉर्ट टर्म आपके स्टैंडर्ड है जो कि अभी जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपने बना दिया है। ठीक है, तो इसको हम करंट स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। थर्ड आपके सामने आ जाएगा, थर्ड है आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड होगा आपके सामान्य प्रमाप। क्या होगा, सामान्य प्रमाप। सामान्य प्रमाप क्या होता है, सामान्य प्रमाप देखिए ऐसा होगा नॉर्मल स्टैंडर्ड जो कि आपके बिजनेस की जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, जो सामान्य परिस्थिति है, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर बिजनेस किस तरीके से रन हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर, उस सर्कमटेंसेस के अंदर आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड बना रहे हो। ठीक है, एक पूरा जो ट्रेड सर्कल होता है, उस ट्रेड सर्कल के अंदर आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप क्या बना रहे हो, सारी कुछ कंडीशन उसमें आप इमेजिन कर रहे हो, जो भी वेदर के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ट्रेड सर्कल के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके मतलब बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो सारी जितनी भी नॉर्मल कंडीशंस हो सकती है बिजनेस के अंदर, उन सब को इमेजिन करते हुए जो स्टैंडर्ड बनते हैं वो आपके होते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आएगा, नेक्स्ट आएगा बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड बहुत इजी है, इसको हम कहते हैं आधारभूत प्रमाप। ठीक है,
अब देखिए जैसे इनका नाम है बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कंडीशंस जो होती है, ठीक है, बेसिक आधारभूत प्रमाप होते हैं जो कि कुछ आधारभूत परिस्थितियों के हिसाब से क्या होते हैं, उनको ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। और इनमें लंबे लॉन्ग टर्म पीरियड तक क्या नहीं होता, इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड तक कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कंडीशन जो होती है ना, बिल्कुल बेसिक कंडीशन को आपने क्या लिया है, आपने इमेजिन किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है। हिंदी में हम कह सकते हैं आधारभूत परिस्थितियों के आधार पर क्या किया है आपने, प्रमाप बनाया है, तो वो आधारभूत प्रमाप कहलाएगा। और ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होता है क्योंकि बेसिक कंडीशंस है, बेसिक कंडीशन के अंदर चेंजेस नहीं होता है लंबे टाइम पीरियड तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फिर बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर आपके आ जाएगा, फिफ्थ नंबर आपके आएगा अटेंडेबल स्टैंडर्ड्स। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राप्य प्रमाप, ठीक है। अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जो कि आपके पास्ट की, फ्यूचर की और करंट में हमारे जो कंडीशन चल रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, उसकी इमेजिनेशन करके जो स्टैंडर्ड्स आपके बनाए जाते हैं उसको हम अटेंडेबल कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है, आप पास्ट में क्या हुआ था वो भी सोच रहे हो, अभी क्या चल रहा है वो भी देख रहे हो, और आगे क्या होने वाला है इसकी इमेजिनेशन भी कर रहे हो, तो ये सब कुछ सोच के अगर आप क्या बना रहे हो, स्टैंडर्ड बना रहे हो, तो वो अटेंडेबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अटेंडेबल स्टैंडर्ड क्या होता है कि ये एक तरीके से फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये अभी हमने जो देखा था ना, हमने जो बेसिक स्टैंडर्ड देखा था, बेसिक स्टैंडर्ड की तरह फिक्स नहीं होता है और न ही आइडियल स्टैंडर्ड की तरह इमेजिनरी होता है, ठीक है। ये काल्पनिक नहीं होता है, इसको हम इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं कह सकते, ये इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं होता है और ना ही ये फिक्स बेसिक की तरह फिक्स होता है। मतलब कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसको कि आपको अटेंड करना है, जिसको कि आपको क्या करना है, रिसीव करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअल कंडीशन पर बेस कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, एक्चुअल कंडीशन पर बेस है ये, एक्चुअल कंडीशन पर चलने वाला आपका जो है ये अटेंडेबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो ये थे 5, एक और है आपके सामने, एक और मैं लिखती हूँ ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं, एक है आपके हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसको हम ऐतिहासिक प्रमाप भी कहते हैं। 6 है आपके हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड, इसको हम ऐतिहासिक प्रमाप कहते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक प्रमाप क्या होता है, ऐतिहासिक प्रमाप जो होता है कि प्रीवियसली आपने जितने भी काम किए हैं या प्रीवियस ईयर्स में आपने जितने भी काम किए हैं, उन सारी जो भी कंडीशंस है या सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारे स्टैंडर्ड्स का अगर आप एवरेज निकाल देते हो, ठीक है, सारे स्टैंडर्ड का क्या निकाल देते हो, एवरेज निकाल देते हो, तो वो एवरेज स्टैंडर्ड ही आपके क्या होगा, हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। कैसे होगा कि पिछले साल या पिछले जितने भी 10 सालों में आपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उन सभी का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, मतलब प्रीवियस जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स जो है, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स का आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, तो वो एवरेज ही आपके क्या आएगा, हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ आपके स्टैंडर्ड हो गए हैं, 6 टाइप्स मैंने आपके सामने बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बेसिक पोर्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बेसिक मतलब हमें जितना जानना था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो एडवांटेजेस हैं, जो उपयोगिता है उसकी, जो एप्लीकेबिलिटी है, और अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये सारे जो था वो सारा कुछ बेसिक था, थ्योरेटिकल था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेरिएंस एनालिसिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके अंदर आपका पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है, पूरा प्रैक्टिकल फेस है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वेरिएंस एनालिसिस, कितने टाइप्स होते हैं वेरिएंस एनालिसिस के, वेरिएंस पहले तो वेरिएंस होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, किस तरीके से वो कैलकुलेट होते हैं, सारा कुछ प्रैक्टिकली है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।